बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक तो रनिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, पहले हमने इसके सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ा जिसमें हमने आपको 4 मेथड्स सिखाए थे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन और रिजेक्शन के हवाले से कि हम किन बेसिस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट या सेट करते हैं। जिसमें पहला मेथड था जो उसकी वैल्यू थी टाइम पीरियड, हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया, जिसमें हमने ये देखा कि कंपनीज जो हैं उनका जो भी प्रोजेक्ट आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितनी देर में पे बैक कर देगा वो आपके पैसे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसमें इस पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हमने पढ़ी, IRR की बेस पे पढ़ी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस पे पढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे। इसके बाद फिर हमने जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के वाले से हमने एक्सेप्शन और रिजेक्शन पढ़ी। और उसके बाद फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए 4 जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने लगे हैं। थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, ज़रा डेप्रिसिएशन का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर आपके पास 347 ओपन होना चाहिए जब आप ये लेक्चर सुन रहे हों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है Zair Electronics can make either of two investment at time 0. Assume a required rate of return 14%, your rate of return है that is 14% है. General for each project A, the payback period, the net present value, the project index and D the internal rate of return. आप ये चारों चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। हर किसी केस में assume under mark the assets falls in 5 phase property class and that the corporate tax rate is 34%। कहता है आपने ये assume करना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मार्क एक रेट है जिसको हम बोलते हैं मोडिफाई एक्सेलरेटेड, M मीन मोडिफाई, A मीन एक्सेलरेटेड, C मीन्स कॉस्ट, R मीन्स रिकवरी, S मीन्स सिस्टम। ये एक मार्क जो है मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम है, एक डेप्रिसिएशन मेथड है जिसमें उन्होंने हर सेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर सेट ऑफ एसेट्स को मुख्तलिफ डेप्रिसिएशन मेथड और रेट जो है वो स्पेसिफाई किए। तो ये जो इसका 5 ईयर प्रॉपर्टी टैक्स रेट है, इसका मतलब है इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और आपने 200% ये जो इस 5 ईयर्स कैटेगरीज में मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मार्क जो बता रहा है इसमें इसके मुताबिक आपको जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज जो डेप्रिसिएशन मेथड है दैट इज 2% एस्केलेटेड मेथड यूज़ करना है आपने, और जो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल होगी। ये 2 चीज़ें देकर आपने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 34% है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ईयरली सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर शोन बिलो। कहता है टैक्स आपका जो है वो 34% रेट है। टैक्स और डेप्रिसिएशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड ईयरली सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले आपकी सेविंग ये बताई गई है। अब एक बात याद रखें, जब भी आपने कंपैरिजन करना होता है आपको सेविंग आफ्टर टैक्स चाहिए होती है, ये बिफोर टैक्स है और टैक्स हमेशा डेप्रिसिएशन के बाद पड़ता है। आपको एक थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी वर्किंग क्या होगी, आप पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसकी ओरिजिनल कैश फ्लो से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर जितना टैक्स पड़ता है वो लगाएंगे, फिर वो टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। वो जो आफ्टर टैक्स वैल्यू है वो आपके कैश फ्लोज है, वो आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होने हैं। इसलिए कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए और ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स है। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसी तरह प्रोजेक्ट बी की आप खुद करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं, पीरियड्स, टाइम पीरियड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम पीरियड्स हैं। प्रोजेक्ट ए की मैंने कैलकुलेशन करनी है जिसमें कैश फ्लोज पहले जो है वो 28,000, जो मैं 28,000 ले रहा हूँ, आप जो है वो 20,000 वाला प्रोजेक्ट लेंगे। 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000। लेकिन ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स है, मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फार्मूला होता है, एक आपको ये बात बता दूं कि जो उसने मार्क्स के मुताबिक, मार्क्स में कहता है आपका एसेट फॉल करता है 5 ईयर प्रॉपर्टी में, कैटेगरी में, प्रॉपर्टी की कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है 5 ईयर प्रॉपर्टी की क्लास में जो है। इससे मुराद 3 चीजें हैं। नंबर 1, आपने 200% एक्सेलरेटेड मैसेज लेना है। सेकंड, यूजफुल लाइफ जो है वो 5 इयर्स है। थर्ड, हाफ ईयर कन्वेंशन है। ये इसकी 3 assumption है। इस सारे काम करने के लिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जिसका मैंने फार्मूला बताया था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला है डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। इस मेथड का बताया उसने बताया 5 साल आपकी लाइफ है 100, इसका मतलब है 20% बना। और आपने इसको, ये हो गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिंपल, लेकिन आपने मेथड जो यूज करना है दैट इज 200% एक्सेलरेटेड मेथड यूज करना है। उसके मुताबिक रेट क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100। आप अगर आपको मैंने काउंटिंग का जो चैप्टर करवाया है डेप्रिसिएशन वाला, उसमें ये बात समझाई हुई है। तो 40% जो है वो डेप्रिसिएशन रेट बनता है। आपने 40% के हिसाब से आज जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक हो गया। तो आपका जो है 28,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि डेप्रिसिएशन होगी 40% के हिसाब से, लेकिन पहले साल हाफ ईयर कन्वेंशन होगा। आपने डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 40% उसकी डेप्रिसिएशन, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 40% है। तो आपने हर किसी में इसी तरह आप कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जब पहला साल मुकम्मल होगा तो 28,000 का आप 40% लेंगे, लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन पे, क्योंकि इसमें पहली ऑप्शन है हाफ ईयर कन्वेंशन। इसका मतलब है 28,000 ज़रब 40%, और जब हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे तो ये बनेगी 5600। यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनी 5600। अब जब अगली दफ़ा आएंगे तो आप 28,000, आप ये रिटर्न डिमिनिशिंग 200% एक्सेलरेटेड मेथड होता है, जो कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। तो रिड्यूस होके अब 28,000 की बजाय आपका जो इन्वेस्टमेंट 28,000 की थी उसमें से 5600 तो वो डेप्रिसिएट हो गया। अगली वैल्यू बनी 22,400। अगली वैल्यू बनी है 22,400। अब आपने क्या करना है, 28,000 में से 5600, आपको पता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 28,000 का जब 40% लेते हैं तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन निकली। अब 28 में से 5600 माइनस करके आपके पास वैल्यू आएगी 22,400। नेक्स्ट टाइम आप इसका 40% लेंगे। अब हाफ ईयर नहीं करना, फर्स्ट टाइम ये हाफ ईयर करेंगे, तो ये बनेगा 8960। जब आप अगली दफा आएंगे तो आप 22,400 में से 8960 निकाल देंगे तो मीनिंग बनेगा 13,440। फिर आप इसका 40% लेंगे, जो कि बनेगा 5376। अब जब अगली दफा आएंगे तो आपने 13,440 में से ये 5376 निकाल देना है, तो 8,064 रह जाएगा। तो आपने इसका 40% लेना, तो आ जाएगा 3225। तो कितने साल हो गए, हाफ, 1 2 3 3.5 साल हो गए। 5 सालों की डेप्रिसिएशन बोला है उसने। इसको मैं राउंड करके 6 लिख रहा हूँ, 325 3226। तो 80 तो हमारा 5600, 8960, 5376 एंड 3226
यहाँ तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसमें से मैंने 80 64 में से 3226 भी माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग का मैंने 40% जो है वो डेप्रिसिएशन ले लिया, जो कि 1935 ले गई। और आपको पता है कि जब आपकी लास्ट 2 इयर्स हैं तो आप अपने मेथड को चेंज कर देते हैं। किस मेथड में चेंज कर देते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हमारे पास पहली डेफिनेशन 5600 निकली, दूसरी 8960 निकली, तीसरी 5376 निकली, चौथी 3226 निकली। तो यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या निकले? 8064 में से हम माइनस कर देंगे 3226, हमारे पास 4388 आएगा। 4838, इसका हम 40% देंगे, दैट इज 1935। तो हमारा अगली नेक्स्ट ईयर जो है 1 2 3 4 4.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो 5 साल मुकम्मल करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको पता है हम परसेंटेज नहीं लेते, हम जो वैल्यू होती है वही उसमें से माइनस कर दी जाती है। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन 1933 48 78 माइनस 1935 निकाल दें तो 2943 बनता है, तो हम इसका 40% लेंगे, दैट इज 1177। तो देखें 1 2 3 4 और ये 5 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है अगले साल हमारी जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगे, ये होगी डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, यानी ये आप जो है बिफोर टैक्स में से आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे तो आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी। तो आप 8000 में से सबसे पहले 5600 जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2400। आ गया। उसके बाद आपने इसी तरह जो है 8000 में से माइनस कर देंगे 8960, ये माइनस 960 आ गया। 8000 में से माइनस कर देंगे 5376, ये आ गया 2624। 8000 में से माइनस कर देंगे 3226, तो ये आ गया 4774। फिर हम 8000 में से माइनस कर देंगे 1935, तो ये हमारे पास आ गया 60,065। फिर हम 8000 में से माइनस कर देंगे 1177, तो ये हमारा आ गया 6823, और ये आ गया। तो इस तरह हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम नेट टैक्स निकालना है, जो टैक्स है उसने कहा 34% है। अब आप 2400 का 34% लेंगे, 2400 मल्टीप्लाई बाय 34%, तो ये 816 रुपये टैक्स बनेगा। $960, फिर हम करेंगे 960 का जो है वो 34%, जो कि बनेगा 326। फिर हमारे पास है 2624, इसका 34% लेंगे, वो बनेगा 892। फिर हमारे पास बनेगा 477, 4 का 34%, जो कि बनेगा 1623। फिर 765 का 34%, जो कि बनेगा 2062। फिर 6823 का 34%, जो कि बनेगा 2320। और
एंड पे हमारा आ जाएगा 8,000 का जो है वो 34%, जो कि बनेगा 2720। तो आपने ये टैक्स जो है वो माइनस कर देना। आपकी ये जो है ये कैश फ्लोस थे, इसमें से ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स थे, आपने टैक्स निकाल देना है तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए चाहिए। अब आपने क्या करना है, 8,000 में से 2400 निकाल, 8,000 में से ये टैक्स माइनस कर देना है, इस 8,000 में से ये माइनस कर देना है, पीछे 8,000 में से ये, इसी तरह ये वैल्यूज जो है आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। लेट्स से पहला आपने 8,000 में से माइनस किया है 816, तो आपके पास वैल्यू आ गई 7184, ये आपका कैश फ्लो है पहला। सेकंड है 8,000 माइनस 326, 7674, ये आपका जो है दूसरा कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो से। 8,000 माइनस 892, 7108, ये आपका तीसरा जो है वो इनफ्लो। 8,000 माइनस 1623, 6377, ये चौथा जो है वो इनफ्लो है। 8,000 माइनस 2060, 5940, ये आपका नेक्स्ट कैश इनफ्लो है। उसके बाद है 8,000 माइनस 2320, 5680, और लास्ट कैश इनफ्लो है आपका 8,000 माइनस 2720। तो ये आपके पास कैश इनफ्लो आ गए, ये आपके पास एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी। अब आपने ये जो कॉलम है इसको लेकर सारी कैलकुलेशंस करनी है। पहला आपको पता है ये 28,000 है, ये आउटफ्लो है, बाकी सारे आपके इनफ्लोज हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि पे बैक पीरियड निकालें। पे बैक पीरियड का आपको पता है कि आप क्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो निकालते हैं, क्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो। उसमें आप क्या करेंगे, इस कॉलम को क्यूमुलेट करेंगे, फिर जब आप देखेंगे कहाँ पे 28,000 के बड़ी वैल्यू आ रही है, ये आपका बी होगा, और ए आपका होगा जहाँ पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्यूमुलेटेड 28,000 से, उससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी जो है वो सी कराएगी, उसके सामने वाला टाइम पीरियड जो है वो ए कराएगा, और उसके नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी डी कहलाएगी। और आप फार्मूला जो है पे बैक पीरियड वाला लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई डी, इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जबकि आपका जो है 14% जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ 14% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कैश फ्लो से आगे आप डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं, 14% है तो वो निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 14% रेज़ टू द पावर 1 पहले के लिए, फिर रेज़ टू द पावर 2, फिर रेज़ टू द पावर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएंगे, फिर एंड पे आगे 28,000 आपने माइनस कर देना, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, जैसा कि हमने चौथे सवाल में किया। इसी तरह कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करेंगे, जो आपका कैश फ्लो वाला कॉलम आया होगा उसको प्लस करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय जो इनिशियल कैश इनफ्लो है 28,000 उस पर डिवाइड करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। डी ऑप्शन में कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, पहले आप एक रेट कोई सा भी ले लेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे रेट से कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का दरमियान वाला हिस्सा आपने फाइंड करना है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया है। सिर्फ यहाँ पे सिखाने वाली ये चीज़ थी, अगर डेप्रेशन की बात आ जाए तो डेप्रेशन का कौन सा रेट लेना है, कैसे अप्लाई करना है और उससे कैश फ्लो कैसे निकालना है, सिर्फ ये बात समझाने वाली थी। बाकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी वैसे ही फाइंड करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी वैसे ही फाइंड करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी वैसे ही फाइंड करना है, और पे बैक पीरियड भी वैसे ही फाइंड करना है। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के लिए आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, थोमा फार्मास्यूटिकल कंपनी में बाय
डीएनए टेस्टिंग इक्विपमेंट कॉस्टिंग 60,000, वो डीएनए जो है वो कॉस्टिंग मशीन जो है वो खरीदना चाह रहे हैं जिसकी कीमत 60,000 रुपये है। और आपको कहा गया है दिस इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल स्टाफ बाय $20,000 एनुअली। वो सालाना $20,000 बचा देती है, मतलब ये उसकी सेविंग है, मतलब ये उसका कैश फ्लो है, एक तरह का इनफ्लो है, समझ लीजिए। The equipment has useful life 5 years, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, but falls in the 3 years प्रॉपर्टी क्लास। लेकिन वो 3 साल वाली प्रॉपर्टी क्लास में जो है वो लास्ट जो हमने पढ़ा वो 5 साल वाली प्रॉपर्टी क्लास थी, उसमें 200 एक्सेलरेटर था, इसमें भी 200 है। उसमें यूजफुल लाइफ 5 साल थी, इसमें 3 साल होगी। उसमें हाफ ईयर कन्वेंशन था, इसमें भी हाफ ईयर कन्वेंशन होगा। सिर्फ एक रूल का फर्क है, 5 साल की बजाय 3 साल लाइफ है। नो साल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड एट द एंड, कोई उसकी साल्वेज वैल्यू की मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द कॉर्पोरेट रेट टैक्स 38% एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो आप कहता है इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन द प्रोजेक्ट आर नेगेटिव इज एनी ईयर द फर्म विल ऑफसेट द लॉस अगेंस्ट द अदर इनकम ईयर। वो कहता है अगर किसी साल में उसको लॉस हो जाता है तो वो इनकम के साथ एडजस्ट कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इट एक्सेप्टेबल। तो बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू के निकालने के लिए हमें जो है उसका कैश इनफ्लोज चाहिए, लेकिन आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज हमें चाहिए जो कि हैं आफ्टर टैक्स होने चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन उस पर कितनी अप्लाई हो रही है। आपको उसने बताया है कि हमारे पास जो है टाइम पीरियड उसकी यूजफुल लाइफ तो 5 साल है, पीरियड 1 स्टार्टिंग में 0 पीरियड 1 2 3 4 and 5, और उसके बाद सेविंग्स कह ले कैश इनफ्लो कह ले, एक ही बात है। 20,000 की सेविंग है, 20,000 यानी जो अगर वो प्रोजेक्ट लगाता है तो जाहिर है 20,000 की कॉस्ट कम हो जाएगी, लेबर आपको हटा देनी पड़ेगी, ये उसकी सेविंग्स है 20,000 पे। अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसका तरीका बताया था। सबसे पहले आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। यूजफुल लाइफ है 3 साल, तो ये बन जाएगा 33.333%। और हमें 200% एक्सेलरेटेड मेथड यूज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 33.333 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100, तो ये जाएगा 66.667%। हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 60,000 का एसेट था, जिसकी 66.667% के साथ में कैलकुलेशन होगी, और पहले साल हाफ ईयर में पेंशन होगी। तो 60,000 पहले साल की निकलेगी 1998 समथिंग, मैं इसको 9998 कर। सेकंड में क्या होगा, 60,000 में से ये 19,998 जो है माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग रह जाएगा 40,002 रुपये। इसका 66.667 जो कि वैल्यू बनेगी 26,669 समथिंग, 26,670। इसी तरह आप हर साल की कैलकुलेट करेंगे जो कि आपकी बनेगी तकरीबन 8,886 साल में, 4,446 साल। अब हाफ ईयर कन्वेंशन 3 साल है, आधा साल ये हो गया, आधा साल ये हो गया, और ये दोनों जो है एक बार एक मुकम्मल हो जाएगा, तो ये 3 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस साल में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड हो गया। अब उसने कहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स का जो रेट है दैट इज 38%।
तो जब आप कैसे लेंगे, आप 20,000 में से 19,998 पहले टैक्स माइनस करेंगे। 20,000 आपकी जो है वो कैश फ्लो है, लेकिन उसमें से 19,998 तो सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 2 रुपये है। इसका आप 38% लेंगे तो 0.76 समथिंग बनेगा, उसको आप राउंड करके 1 भी लिख सकते हैं। यानी आपने टैक्स निकालना है इसमें से ये माइनस करके 2,000, 20,000 माइनस 19,998, जो भी आंसर आएगा उसका 38% लेना है आपने। आंसर आ गया 1। इसी तरह आपने आगे टैक्स कैलकुलेट कर देना है। मैं जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ इसकी। जो कि आ जाएगी 25-35 सेकंड केस में, थर्ड केस में आ जाएगी 42-23, 59-11 एंड लास्ट ईयर में आ जाएगी 7600। तो ये आपके पास टैक्स आ गया, ये सारे का सारा टैक्स है। तो अब आपने सेविंग में से टैक्स जो है वो वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है। तो जब आप अपनी तमाम सेविंग में से ये टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो आपको कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता है। 20,000 में से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 19999 आ जाएगा, 19,999 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे माइनस करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी 41-35। ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, माइनस में आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41-35 माइनस कैश इनफ्लो। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 6891। जब आप 20,000 में से माइनस करेंगे तो 6891 आंसर आएगा हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 9643। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज 12,400। जब आप 20,000 में से 2535 माइनस कर देंगे तो आपके पास 22,535 रुपये आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। उसके बाद आपके पास 15,777 रुपये आ जाएगा जब आप 20,000 में से 400 समथिंग माइनस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, ये इसमें प्लस होकर ये वैल्यू यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये आपको रिफंड होना है। जब रिफंड होगा तो आपका इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस होकर वैल्यू बनेगी। बाकी हर केस में सेविंग में से टैक्स माइनस होकर ये वैल्यू, ये टैक्स माइनस में, इसका मतलब ये रिफंड होना है, क्योंकि आपको इस साल में शायद लॉस हुआ है। इसमें से ये प्लस होकर ये वैल्यू, इसमें से ये टैक्स है माइनस करके ये वैल्यू, इसमें से ये टैक्स है माइनस करके ये वैल्यू, इसमें से ये टैक्स है माइनस करके ये वैल्यू। तो 20,000 में से 4,283 अगर निकाल देंगे तो 15,770 बचेगा। इसी तरह 20,000 में से 59-61 निकाल देंगे तो बनेगा 14,099। इसी तरह 20,000 में से 7600 निकाल देंगे तो बनेगा 12,400। तो ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आया, या कैश फ्लोज आए हैं जिस पे आप फर्दर जो है काम करेंगे। अब फर्दर उसने आपको कहा है कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको पता है आपको डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, जिसका फार्मूला होता है डिस्काउंट रेट निकालने का 1/1 + i raised to the power n। तो 1/1 + i। इस टाइम जो उसने कहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो रिक्वायर्ड रेट है 15% मीन 0.15। पहले साल 1 करेंगे जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पावर 2, इसकी कैलकुलेशन करेंगे पावर 3, इसकी कैलकुलेशन करेंगे पावर 4, इसकी कैलकुलेशन करेंगे पावर 5। उसके बाद आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर इन सबको आप प्लस कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस वैल्यू में से आपने माइनस कर देनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है। इस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं। सिवाय ये डेप्रिसिएशन और टैक्स के एलिमेंट के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन और टैक्स का एलिमेंट से इसमें आ रहा हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास रिमेनिंग जो है वो 2 क्वेश्चन पेंडिंग है।
Question number 7. In column 6, suppose that 6% inflation in cost saving from labor is expected over the last 4 years. So that saving in the first year 20,000, saving in the second year 21,200 and so on. कहता है आपने सारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 ही फॉलो करना है, लेकिन कैश इनफ्लोज पीरियड 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो इसमें कैश इनफ्लोज थे, जो कि पहले में 20,000 था, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में 20 है, कहता है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 6% इन्फ्लेशन हुई है, बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपने दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करने हो सेकंड ईयर के लिए, तो वो क्या होंगे, 20,000 में बढ़ जाएगा 20,000 का 6%। जब 20,000 का 6% लेंगे तो 1,200 रुपये बनेगा, 20,000 में से 1,200 रुपये करें तो 21,200, तो यहाँ पे आएगा 21,200। ठीक है, उसने भी बताया कि 20,000 की बजाय नेक्स्ट आपका रिटर्न जो है सेविंग इन दी सेकंड ईयर इज 21,200 एंड सो ऑन। तो तीसरे साल के लिए क्या होगा, यानी दूसरे साल का प्रॉफिट है 21,200, 21,200 का आपने 6% इसमें ऐड कर देना, ये कितना हो जाएगा 1272। 21 में जमा करें तो 22,472। अगला कैश इनफ्लो है 12,472। अब अगले चौथे ईयर की क्या करना है, यही कैश इनफ्लो 22,472, लेकिन प्लस इसी का 6% ऐड करके यहाँ पे देना, फिर जो जवाब आएगा उसी का 6% ऐड करके दिखा देगा। यानी जो 20,000 थी वो वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा रेट चेंज किया है कि if the required rate of return still 15% और net present value नहीं, रेट भी चेंज नहीं किया, net present value ही फाइंड करनी है 15% के हिसाब से। सिर्फ ये क्या किया है, ये 20 की बजाय ये चीज़ें जो है चेंज कर दी है। पहले यहाँ पे 20 था, अब 20, 21, 200, 22,472 एंड सो ऑन। बाकी आपने डेप्रिसिएशन भी वैसे कैलकुलेट करनी है, वैसे ही आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, वैसे ही आपने जो है उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू निकालनी है, फिर उसी से आपने डिस्काउंटेड रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसे पहले निकाली थी, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हम फाइंड करेंगे। जी, यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हमें इसका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन है, उसमें हमें कहता है कि आप क्या करें, इफ आ वर्किंग रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10,000 रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द कॉस्ट। कहते हैं पहले तो आपने 60,000 रुपये लगाया है प्रॉब्लम नंबर 6 में, जी 60,000 उसकी कॉस्ट थी, वो तो आपने लगाई, उससे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए से निकली होगी, जो कि तकरीबन होगी 63,582। ये आपने पहले सवाल जब कंप्लीट करेंगे तो आप ये निकाल देंगे। और उसके बाद इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो पहले 60,000 थी, उसमें वो कहता है 10,000 और इन्वेस्ट करो। इसका मतलब है 60,000 और 10, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई है 70,000, जो पहले 60,000 थी अब हो गई है 70,000। अब हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा कैश लगाया है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 जो एक्स्ट्रा लगाया है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास, आपको पता है कि आप क्या करते हैं, पहले आप डिस्काउंटेड रेट निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है 1 प्लस आई जो कि 0.15% है, और 5 सालों के लिए हम इसको कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय इसको हम बाद में कर देंगे 10,000 से, जो भी वैल्यू आएगी। तो 5 साल चुके, इसका टाइम पीरियड 5 ईयर है, इसलिए 5 साल। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाय 0.15 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर 5। तो हमारे पास रेट आ गया 0.497 और फिर हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000।
0.497, कैलकुलेशन दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.15 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, तो क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 4972। इसको जब हम, ये इनफ्लो है और ये इनफ्लो है, लेकिन ये आउटफ्लो है, जब हम इसको प्लस करेंगे 63582 में तो हमारे पास नेट इनफ्लो बना 568553। अब देखें, अगर हम ये 10,000 ना लगाते तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट होती 60, हमारा नेट कैश फ्लो था 63, हम फायदे में थे। लेकिन वो 10,000 कॉस्ट लगाई है, उसका ये होगा 70, लेकिन ये दोनों इनफ्लो आगे 68 है, 70 से कम है। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल लगाने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। ये बी कैलकुलेशन थी, ए कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, सिर्फ आपने चेंज क्या करना है कि आपने जो है ए पार्ट में, ये जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 में 20 था, वहाँ पे ये कैश इनफ्लो चेंज करके इसको सॉल्व करना है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या कहता है, दी लेक थोसिकी असॉर्ट इज कंप्राइजिंग अ हाफ डजन कैपिटल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इट हैज एलोकेटेड 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन है प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। द फॉलोइंग प्रपोजल आर एसोसिएटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैज बीन डिटरमाइंड। उसने कुछ प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, साथ उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है। द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स आर इंडिपेंडेंट, सारे प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है, एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो साथ दूसरे को भी आप जिसको मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। कहता है इफ स्ट्रिक्ट कैपिटल रेशनिंग फॉर ओनली द करंट पीरियड एज्यूम व्हिच इज इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करनी पड़ेगी। पहली 2 3 4 5 कितने प्रोजेक्ट, उसके पास टोटल 6 प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट का नाम है एक्सटेंड समथिंग, कुछ चीज़ें एक्सटेंशन है उसकी, कुछ वो बिल्ड करना चाह रहा है, न्यू शॉप, बिल्ड अ न्यू शॉप। अगर आपके पास पेज नंबर 348 ओपन होगा तो सारे आपको, ये नंबर 3 की एक्सटेंशन करना चाह रहा है, ये नंबर 4 की एक्सटेंशन करना चाह रहा है। यहाँ पे जो है वो बिल्ड आ न्यू स्पोर्ट्स शॉप, यहाँ पे शॉप ओपन करना चाह रहा था, यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहा है अगर न्यू रेस्टोरेंट, और यहाँ पे एडिशनल हाउस, और यहाँ पे बिल्ड है इंडोर कुछ वो है ओपन करना चाह रहा है। ये कुछ प्रोजेक्ट के नेम है, आपने ये देख लेने हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो सकती है, दूसरे में 1.5 है, तीसरे में 3.5 है, चौथे में 4.5 है, पांचवें में 2 है, जबकि छठे में जो है वो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जबकि PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है, पहले का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.22 है, 0.98 है, 95 है, 1.20 है, 1.18 है, 1.19 है और 1.05। आपके पास 10 मिलियन रुपए हैं, मतलब 1 मिलियन रुपए हैं, यानी कि 10 लाख रुपए हैं। आपने से इनमें से कोई सा एक प्रोजेक्ट, कोई सा प्रोजेक्ट, एक से ज़्यादा भी या एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा देता है उसको सेलेक्ट करें। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये पहले नंबर, दूसरे नंबर पे ये, यानी अगर आपके पास 10 मिलियन है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 और 3.5 इसमें, बाकी बचेगा 1.5 इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमने बात की थी जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम हो जाएगा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आप 1.5 इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ये तो वैसे 4.5 लाख का है, 4.5 लाख का, इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। ये वैसे
बचा वाला रह जाएगा, आप कभी भी किसी में इन्वेस्ट नहीं करना कर सकते। आप सिर्फ इन दो में प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन दो का कंपैरिजन करें इस बेस पे कि इनमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इस बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट की, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो प्रोजेक्ट नंबर 1 में और प्रोजेक्ट नंबर 3 में की है, एक्सटेंड 3 और एक्सटेंड 4 वाले, जिसमें आपकी अमाउंट की ज़रूरत थी 5 लाख और एक अमाउंट की ज़रूरत थी 3.5 लाख। इसका मतलब है आपका 8.5 लाख रुपया कंज्यूम होगा, 1.5 लाख रुपये बचेगा, क्योंकि ना 1.5 इसमें इन्वेस्ट हो सकता है, ना इसमें ना इसमें। इसमें करेंगे नहीं क्योंकि इसमें हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसमें है 1.22, इसमें है 1.20। तो आप देखेंगे कि आपको किस में से कितना प्रॉफिट हुआ है, किस में से आपने कितनी प्रेजेंट वैल्यू कमाई है, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका तरीका क्या होता है, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है मल्टीप्लाई बाय जितना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है 0.22, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख रुपए की और इंडेक्स जो है जो ज़्यादा है वो 0.20 है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। पहले केस में आप उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी 1,10,000, दूसरे केस में होगी 70,000, यानी आपने 1,80,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट की। अगर आप 8.5 लगाएं तो आप 1,80,000 में जो कमा रहे हैं। अब आपने कोई और सा कॉम्बिनेशन देखना है। अगर आप इसकी बजाय आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में रिड्यूस कर दें, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दें, आप कहते हैं जी 5 लाख इसमें, 4.5 लाख इसमें अपॉर्चुनिटी है, यानी मेरा जो 1.5 लाख रुपया बचा है उसमें से 1 लाख और लग जाएगा, तो 50,000 रुपये बचेगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नीचे ले आता हूँ। तो मैं अब कैलकुलेशन करता हूँ, अब मेरी क्या सिचुएशन है। अब मैंने सिलेक्ट किया है नंबर 1 और नंबर 4। इसमें इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, इसमें इन्वेस्टमेंट है 4.5 लाख, इसमें रेट है 1.22, इसमें है 1.18। इसमें तो वैसे ही आप जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 लाख मल्टीप्लाई 0.22, इसका मतलब है इसमें वैसे ही 1,10,000 और फिर 4.5 लाख को आप कैलकुलेट करेंगे ये कितना रेट देगा। तो 4.5 लाख का रेट देखेंगे वो बनेगा 81,000, तो ये हो गया 191,000। इसका मतलब है अगर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट इंडेक्स नीचे ले जाऊँ, तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे 180 मिल रहा था, मुझे 91 मिलना शुरू हो जाएगा, 11,000 का ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू मेरी मिल जाएगी। तो मैं इस कम्बिनेशन की तरफ जाऊँगा, दूसरे कम्बिनेशन को इग्नोर करूँगा। तो आपको उसने पूछा था कि बताएं कौन सा प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करेंगे, तो हम सेकंड जो है वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे। इज दिस एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी? तो आप जो बात करेंगे तो ये ऑप्टिमल क्या ये ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन होगा जो हम ऑप्टिमल चीज़ें जो है हम बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसी स्ट्रेटजीज में करेंगे जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑप्टिमल हो, क्योंकि जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ये नहीं हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करो, नहीं, हम वो कॉम्बिनेशन लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जिसमें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑप्टिमल हो। तो क्या इसमें ऑप्टिमल थी? नहीं, आपकी जो ये पोर्शन है इसमें ऑप्टिमल थी, तो आप हमेशा उस ऑप्टिमल उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जिसमें आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ऑप्टिमल हो। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। किसी जो है ये हमारे तकरीबन 10 चैप्टर 11 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा रह गया है और हमारे पास सिर्फ 2 लेक्चर बचे हैं। इन 2 लेक्चर में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ये नहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा जो हमने चैप्टर नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला पढ़ा था और चैप्टर नंबर 5 रिस्क एंड रिटर्न वाला पढ़ा था, तो वो 2 जो चैप्टर हैं वो नहायत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा ये है, चौथा जो हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो वो जो चौथा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका सिलेबस में ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो लास्ट 2 लेक्चर है उसमें से हम अपना आखिरी जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।